मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया गया है। सर, मैं विपक्ष की बात सुन रहा था। मुझे उनके तर्क को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए, लेकिन नहीं भी होना चाहिए। ये दोनों तर्क कैसे चलेगा? सबसे पहले बात थोड़ा संविधान की कर लेते हैं। आजकल लाल किताब बहुत घूमती है। जब भी कोई विषय होता है, संविधान की लाल किताब दिखाते हैं। सर, हम संविधान की हरी किताब लेकर के आए हैं जो संसद में रखी हुई है, तो मैं इसी को दिखाऊंगा आज। सर, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में धारा 15 है। धारा 15 में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ कोई विभेद नहीं होगा और सरकार महिलाओं के विकास के लिए कानून बना सकती है। तो अगर यह वक्फ बिल देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्फ में उनकी भूमिका के लिए यह कानून लाया जा रहा है, तो यह कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया भाई? सर, संविधान की धारा 15 में यह भी लिखा हुआ है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए सरकार कार्रवाई कर सकती है। यह सच्चाई है। Honorable member, please. मैं जिस प्रदेश से आता हूं, Honorable member, please be seated. Honorable member, सर, जरा लोगों को बैठा please be दें। seated. Honorable member, जरा बैठ जाएं। Honorable member, मैं भी आग्रह करूंगा। sit back to the chair. Please be seated. वेणुगोपाल जी, जरा मैं बोल रहा हूं, आप भी सुन लीजिए। मिस्टर वेणुगोपाल, Yes. मिस्टर वेणुगोपाल जी, आई एम स्पीकिंग, काइंडली हैव सम अटेंशन टू मी। बैठिए। सर, मैं ये कह रहा था कि मैं जिस प्रदेश बिहार से आता हूं, वहां बहुत सारे पिछड़े मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में भी हैं, पसमंदा कहते हैं हम, कई कैटेगरी के हैं। उनको वक्फ के मैनेजमेंट में अवसर नहीं मिलता। और अगर संविधान की धारा 15 के आलोक में इस बिल में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है कि पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ में जगह दी जाएगी, उनको जगह दी जाएगी, तो परेशानी क्यों है इनको? और सर, जहां तक सर सवाल है सर, मैं ये बताना चाहता हूं कि संविधान की दुहाई का जवाब मैं संविधान से ही दे रहा हूं। ये वक्फ में जो संशोधन हो रहा है, वो मौलिक अधिकार की धारा 15 में उसकी अनुमति मिलती है। अब सर, धारा 25 की बात की गई सर। अब हमारे विपक्ष के उपनेता को मैं सुन रहा था, आपने धारा 25 का जिक्र किया, तो धारा 25 का क्लॉज 2 भी पढ़ लीजिए मेरे साथ। सर, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with the religious practice। तो अगर वक्फ की जमीन बर्बाद हो रही है, अगर वक्फ की जमीन लूटी जा रही है, अगर वक्फ की जमीन हड़पी जा रही है, तो संविधान की धारा 25 यह अधिकार देता है कि कानून बन सकता है। तो कृपया करके कोई, अगर आप धारा संविधान की कोट करते हैं तो पूरी की पूरी कोट करें। सर, मैं प्रावधानों पे आने के पहले एक और बुनियादी बात बताना चाहता हूं। वक्फ के माने क्या है सर? माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया है। वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी। वक्फ इज जस्ट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। वो कोई धार्मिक संस्था नहीं है, वो सिर्फ एक वैधानिक संस्था है। सर, दूसरा सवाल आएगा सर। अच्छा, आप अपने पारी का इंतजार करिए ना। यू आर ए वेरी इलोक्वेंट स्पीकर, आई नो, वेट फॉर योर टर्न। सर, इसी से एक और सवाल उठता है सर, मुतवल्ली की क्या भूमिका होती है?
आज मैं चाहता हूं इस बात को सदन में रखूं और सदन के माध्यम से देश में जाए। सर, मुतवल्ली को सिर्फ मैनेजर बोलते हैं और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इस्लामिक लॉ के एक बहुत बड़े स्कॉलर मुल्ला लॉ ऑफ मोहम्मदन लॉ, इस किताब के मैं 3 लाइन कोट करूंगा सर। मुल्ला प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ, एम हिदायतुल्लाह जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इसको रिवाइज किया था सर, बहुत बड़े जूरिस्ट थे। और मैं इसके सिर्फ एक पैराग्राफ को पढ़ूंगा सर। पैरा 202 मुतवल्ली, अंडर द मोहम्मदन लॉ, the moment a waqf is created, all rights property pass on the waqif and vested in the Almighty. The mutawalli has no right in the property belonging to the waqf. The property is not vested in him. He is not a trustee. He is merely a superintendent or a manager. तो मुतवल्ली साहब ये 8 लाख की प्रॉपर्टी के खाली मैनेजर हैं और क्या हो रहा है? तो क्या सरकार खामोश है? अगर वक्त देने वाले की प्रॉपर्टी लूटी जा रही है तो क्या खामोशी चलेगी सर? ये तो नहीं चलेगी। सर, कुछ और मैं बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं सर इस बहस में, जो उठना चाहिए। ये 8 लाख संपत्ति है, इसमें कब्रिस्तान भी होंगे, इसमें मस्जिद भी होगी सर। आज मैं ये सवाल इस संसद के सामने उठाना चाहता हूं, कितने स्कूल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने अस्पताल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने स्किल सेंटर खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितने अनाथालय खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितनी बेवा विधवा बेटियों बहनों को सिखाए गए सिलाई कढ़ाई जीने का तरीका गिनतियों पर भी आएगा सर। तो ये बार बार जो वक्फ की बात बोलते हैं, अगर आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट करके उसकी प्रॉपर्टी में फंडिंग अच्छी आए और उस जमात के लोगों के लिए इसका विश्वास बढ़े, तो इनको परेशानी क्यों होती है सर? सर, इस परेशानी की मैं वजह समझता हूं और अब मैं इस परेशानी की वजह पर आ रहा हूं। दिल से तो कहते हैं कि हम चाहते हैं संशोधन हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरी इनके पैर पीछे खींचती है। सर, बहुत सालों से राग वही है, सुर वही है, तीखापन वही है, भाषा वही है। और मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूं सर। याद करिए, शाहबानों के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि साहबानो एक डिजर्टेड वाइफ थी, उनको कुछ 100 रुपये मिले, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो हल्ला किया गया। यही लोग हैं, यही। और सर, उस समय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, 400 का बहुमत था। मात्र एक बेवा मुस्लिम 75 साल की महिला को कुछ 100 रुपये दिए गए, क्या हंगामा खड़ा कर दिया गया। और सर, आज जब मैं शाहबानों पर बात कर रहा हूं सर, तो मुझे अपने दोस्त आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कुछ बोलना है सर। वो आपकी सरकार में मंत्री थे, उनका 2 दिन ऐतिहासिक भाषण हुआ था इसी सदन में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। एकाएक हंगामा गया, राजीव गांधी हिल गए, डोल गए, तुम वापिस हो जाओ, हम कानून ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उलटने के लिए। ये भी हमने देखा है ना सर। शाहबानों के बाद यात्रा आती है साराबानों तक सर, 3 तलाक पर। 3 तलाक को लेकर सर इतनी परेशानी थी, मुस्लिम महिलाएं गई थी कोर्ट में। और सर, मैं हाउस में आज कहना चाहता हूं, 2 साल तक इनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं फाइल किया, ताकि मामला लटकता रहे। और आज सर, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि जब 14 में सरकार आई, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कानून मंत्री बनाया था, तो फाइल आई कि सरकार जवाब फाइल करना है, सुप्रीम कोर्ट डांट लगा रहा है। तो मैं गया प्रधानमंत्री जी के पास, तो उन्होंने कहा, जाओ कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर खड़े हो जाओ कि नरेंद्र मोदी की सरकार 3 तलाक की पीड़ित बनकर खड़ी है। सर, आज मैं
मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, बोर्ड के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में जब 3 तलाक के मामले की सुनवाई चल रही थी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि आप फैसला मत करिए, हम एक निकाहनामा बनाएंगे और पूरे देश में घुमाएंगे कि निकाह करते समय 3 तलाक नहीं दोगे, ये शर्त रखोगे। सर याद करिए, कानून बना, इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का, उकसाने का काम किया। ये भी, और ये लोग सब लोग खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो गए। सर तीसरा मामला, धारा 370 की समाप्ति का, यही बिल आया था ना सर, माननीय गृह मंत्री बैठे हैं ना, हिम्मत दिखाई थी ना, सब लोग एक थे ना। देश टूट जाएगा, देश में आग लग जाएगी। आज 370 समाप्त हो गया, आज कश्मीर का विकास हो रहा है, जम्मू का विकास हो रहा है, पूंजी निवेश हो रहा है। और सर याद करिए, अभी जो चुनाव हुआ है, एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ जो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है। जहां पाकिस्तानी झंडे लहराते थे, आज वहां लाल चौक में तिरंगा लहराता है और भारत माता की जय बोलते हैं। सर ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? सर ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? सर मैंने 86 से 20 तक की कहानी बताई। स्वर वही है, सुर वही है, तलखी वही है, चाहे संशोधन लाओ वक्फ में, चाहे लाओ 370 में। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि अब ये नहीं चलेगा, और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। सर एक सवाल उठाने की इच्छा होती है, वोट बैंक के लिए देश कहां तक जाएगा? क्यों जाना चाहिए? सर आप याद करिए, मैं कहना चाहता हूं, सीए पर क्या क्या तूफान खड़ा किया गया। आप जो बाहर से हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, उनको भारत लाया गया, उसका कोई असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर नहीं था, फिर भी तूफान खड़ा किया गया। और आज फिर खुड़ा करने की कोशिश की जा रही है। सर अच्छा जरा आप शांत रहिए। अरे धर्मेंद्र जी कभी तो हमको सुन लिया कीजिए, अखिलेश जी सुनते हैं, आप नहीं सुनते, यही समस्या है। सुनिए सर, इससे जुड़ा एक और बड़ा सवाल है सर, और वो सवाल मैं उठाना चाहता हूं। मुस्लिम जमात इस देश के लोग हैं, जितना हिंदुओं का उतना आपका है, कोई शक नहीं है। लेकिन मुस्लिम जमात के आदर्श कौन होंगे? क्या मुस्लिम जमात के आदर्श वोटों की दलाली करने वाले, सौदागरी करने वाले होंगे? अगर ये है तो ये देश को स्वीकार नहीं होगा। हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं, मुस्लिम समाज के आदर्श होंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर एपीजे कलाम, अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खान, रसखान, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी। जब मोहम्मद शमी फास्ट बॉलिंग करके आउट करता है, पूरा देश ताली बजाता है। और जब सानिया मिर्जा टेनिस में भारत का नाम ऊंचा करती है, हम सभी खुश होते हैं। ये तय करना पड़ेगा। हमें लगा था कि 25-30 साल के बाद वोटों की सौदागरी कुछ बंद होगी, लेकिन अभी तक बंद नहीं है। कभी तो आप लोग निकलिए उससे बाहर। ये देश बदल रहा है और उनकी संख्या देख रहे हैं। कांग्रेस कहां थी, कहां चली आई? अखिलेश जी देखिए आप। और सर एक बात और मैं आज बताना जरूरी है सदन के स्मृति के लिए, राजीव गांधी को 400 सीट मिली, शाहबानों में वो इन लोगों के सामने झुके। उसके बाद आज तक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। याद करिए आप, देश की हवा कहां बह रही है, समझिए अखिलेश बाबू। और हमको आप इतना आलोचना करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को एक बार पूर्ण बहुमत मिला, दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला,
आप लोगों ने संविधान का कुछ मिसलीड करके धोखाधड़ी करके यूपी में कुछ गड़बड़ किया, जनता को समझ में आ गया तो हरियाणा जिता दिया, फिर आपके महाराष्ट्र जिता दिया, फिर दिल्ली जिता दिया और अब बिहार भी जिताने वाले, निश्चित रहिए आप। वो तो पहले जीत गए थे। सर मैं आपसे आज इस बहस के क्रम में कुछ और बड़ी बातें कहने की जरूरत है। ये जो 13 का कानून सॉरी बार बार कहा जा रहा है कि अच्छा लगा मुझे उपनेता ने, कांग्रेस ने कुछ कहा कि बदलाव पहले भी हुए हैं। सर आपकी जानकारी के लिए अगर देखें आप, आजादी के बाद 54 में एक्ट आया, 59 में बदलाव हुआ, 64 में बदलाव हुआ, 69 में हुआ, 84 में बदलाव हुआ, फिर 95 में आया। और सर ये रिकॉर्डेड है, अगर आप निर्देश देंगे तो हम प्रस्तुत करेंगे। ये सारा कुछ बदलाव कुछ जमातों के दबाव में आया। और सर 95 कब आया? जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। हाँ, तो इन लोगों ने कहा ठीक है हमारे वक्फ में बदलाव करो। और 13 कब आया? जब इनके हारने का रास्ता खुल रहा था। सर जब आप इस तरह से कानून में बदलाव करते हैं तो आपकी मंशा अक़लियत की सेवा करना नहीं है, आपकी मंशा अपने वोट का इजाफा करने की है। फिर भी आप हार जाते हैं, तो फिर भी नहीं समझते। सर अब मैं इसकी आवाज मैं सुन रहा हूं, अपने प्रदेश की है क्या आप? चलिए सर अब मैं कुछ संपत्ति पर आता हूं। ये 8 लाख संपत्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है सर। और सर मुतवल्ली उसको मैनेज करता है, मैंने दिखा दिया वो मैनेजर है। मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी होती है कि नहीं? और सर मैं पटना साहिब का सांसद हूं सर। हमारे क्षेत्र में गर्दनी बाग में सर एक सरकारी जमीन पर तालाब है जहां लोग छठ में अर्घ देते हैं सर। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है, और वहां से 5-7 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, 1920 का रिकॉर्डेड। कुछ लोग कहते हैं ये हमारा वक्फ है, हर बार छठ में खड़े हो जाते हैं। फतवा में यही काम किया। अभी तो सर अभी तो 113 बात की गई दिल्ली की, मैं सुन रहा था उन्होंने कहा जो फोर्ट विलियम है ना कलकत्ता में सेना का कमांड, वो भी हमारा वक्फ है। अब आगे तो कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ है, क्योंकि तो हमारे यहां तो हमारे सम्राट हुए थे। क्या देश नहीं चलेगा क्या? अरे प्रयागराज में बोला, भोपाल में बोला, कहां नहीं बोला, मुंबई में बोला, जहां चले जाइए। सर ये देश ऐसे नहीं चलेगा। और मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा, एक बार सदन को विस्तार से बताएं जिस तरह से वक्फ का दावा किया गया, उसका दावा करने वाले कौन थे। और थोड़ा गहराई में जाएंगे, हम लोग भी देश घूमते हैं, तो मैनेजर साहब की बिल्डर से सांठगांठ हो गई और वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ये सच्चाई नहीं है क्या? वक्फ इसलिए नहीं होता है, इसलिए ये पूरा बदलाव सर जरूरी है सर। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस कानून के संदर्भ में, लेकिन उसके पहले सर हम एक बिहार के बड़े वरिष्ठ नेता को भी कोट करना चाहेंगे। और सर आपसे मैं आग्रह करूंगा, उनका नाम मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी बड़ी विद्वता भरी टिप्पणी थी सर, वो सदन के सामने आनी चाहिए सर, वो बहुत जरूरी है। वो उस समय सर पार्लियामेंट में थे और उन्होंने कहा था कि पूरा लूट लिया है, पटना में भी लूट लिया है, एकदम वक्फ का कानून होना चाहिए। और सर वो नेता जो थे, जो उन्होंने ये बात कही सर, वो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। तो मेरे पास उनका कोट है, अगर आप कहेंगे तो निकाल के पढ़ दूंगा। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा मैं लेकर दूंगा। सर किसने नहीं विरोध किया?
और आज मैं विपक्ष को एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ तो दिल में झांकिए आप। सर आई विल टेक 5 मिनट्स आई कंक्लूड। कुछ तो दिल में झांकिए आप कि अगर वक्फ की संपत्ति की लूट हो हम खामोश रहें, इसको सख्त करना बहुत जरूरी है। सर एक बात उन्होंने बार बार कही कि पहले हाईकोर्ट को भी पावर था। हाईकोर्ट डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट पावर। हाईकोर्ट चाहे तो कॉल फॉर कर सकता है या कोई कंप्लेन कर सकता है। लॉ में कोर्ट जाना मना था और ट्राइब्यूनल ने कैसे कैसे काम किया ये भी आप जानते हैं। तो आज यहां पर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं और मैं माननीय मंत्री जी को सलाह दूंगा। मैं 2-3 ट्राइब्यूनल की कहानी जानता हूं। कृपया करके ट्राइब्यूनल ठीक ठाक चले, सिर्फ सेटिंग गेटिंग नहीं हो। यह भी बहुत जरूरी है कि ट्राइब्यूनल में ईमानदारी से फैसला होना चाहिए। सर मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि जो बार बार आज कह रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा। मैं चाहूंगा कांग्रेस के जवाब दे इसको। आज क्रिश्चियन समाज क्यों दुखित है? वो चाहते हैं वक्फ में बदलाव हो। पूरे भारत के क्रिश्चियन समाज, केरला के क्रिश्चियन समाज, द क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड द चर्चेज आर वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड बाय द इंक्रोचमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी अंडर द गार्ब ऑफ वक्फ। तो उनको लगता है बदलाव जरूरी है। अखिलेश जी आपको भी कभी सोचना ही पड़ेगा, कभी आपको भी सोचना ही पड़ेगा। हा? जिस तरह चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत से क्रिश्चियंस हैं आपके लखनऊ के आसपास, मालूम है ना आपको? अच्छा चलिए सर, 2-3 बिंदु बस देके अपनी मैं बात समाप्त करूंगा सर। नंबर 1, आप इस बिल का विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं? इसका जवाब नहीं दे रहे। और मैं चाहूंगा सब लोग मेरी बात पर जवाब दें कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है। नंबर 2, क्या आप चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने, लूटने, दलाली, बिचौलियों के बीच में रहे या गरीबों के लिए काम में आए, पसमंदा मुसलमानों के लिए काम में आए, बेटियों के लिए काम में आए? ये उसके लिए रास्ता खोलता है। और सर तीसरी बात, इस बिल में बड़े बड़े नामी गिरामी मेंबरान पार्लियामेंट, जूरिस्ट, रिटायर्ड जजेस, महिलाएं, सिविल सोसाइटी सब आके देखने वाली है। तो आपको शर्मिंदगी किस बात की है? सर एक बात मैं विनम्रता से कहूं, परेशानी किस बात की है? मैनेजर साहब के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मुतवल्ली के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इसी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा अभी, जब आपके इफ्तार में नहीं जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, संजय जायसवाल समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहा था ना इन लोगों ने, क्या इफ्तार में नहीं जाएंगे, आपको बुलाएंगे भी नहीं। तो मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा, आपके वो दिन लट गए जब आप वीटो लगाते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, विकास के लिए हर काम करेगी। और बस सर एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, बस एक पॉइंट। हमारे ऊपर इन्होंने बहुत आरोप लगाया, एक लगाते हारते जा रहे हैं, फिर भी भाषा वही है। लेकिन सर मैं एक बात कहूं, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ये बात को हमें गर्व है। अगर गैस दिया तो क्या हिंदू मुसलमान में कोई फर्क किया? अगर शौचालय बनाया तो कहा हिंदू मुसलमान में फर्क करना है? अगर सड़कें बनी तो क्या ये कहा कि मुस्लिम गांव से सड़क नहीं जाएगी? वोट दो या न दो, हम जब सत्ता में हैं तो पूरे हिंदुस्तान को एक नजर से देखेंगे। सर जिस प्रदेश से हम आते हैं, जहां से गिरिराज जी भी आते हैं, वहां एक बहुत बड़ा चलता है मामला सर, इनने सड़क मत बनाई, यहां वोट ना मिल रही है ना? ये हम नहीं करते, हम सबको एक नजर देखते हैं, वोट दो या न दो। इसलिए कभी कभी आप कुछ तो हमसे सीखिए, ये देश के हित में है सर। मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। हम ये बदलेंगे देश के लिए, अक़लियत के लिए, ख़वातीनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।